नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बात करेंगे मेवात की हिंसा को लेकर के और जो हमारे साथ पैनल तैयार है, पहले मैं उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ है महेश वैद्य जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में है केशव चौधरी जी, जो पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं, और इसी के साथ है प्रशांत भारद्वाज जी, जो कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं, और साथ में है विनय यादव जी, पूर्व पार्षद रहे हैं। तो चर्चा करेंगे मेवात हिंसा पर, किस तरीके से जो हिंसा हुई, कहें कि हरियाणा को दहला के रख दिया। सीधा सबसे पहले महेश वैद्य जी, आप ही के पास आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरीके से देखते हैं इस हिंसा को? क्या आपने अपनी पत्रकारिता के कार्यकाल में कभी ऐसी हिंसा देखी है कि दो समुदायों के बीच किस तरीके से जो हिंसा हुई है, कि नहीं लगता भाईचारा खराब होता है आपसे हमारा? मोहनलाल जी, पहले हिंसा के कारण ठीक से समझने होंगे हमको कि ये हिंसा क्यों हुई, क्यों हरियाणा का एक हिस्सा जला और अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है, भीतर दिलों में दरार पड़ी हुई है। एक बात अच्छे से समझ लें कि ये हिंसा एक तरफा नहीं है। हर तरफ जब कानून का उल्लंघन किया गया तब यह हिंसा हुई है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 31 जुलाई को जब ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई, तो जो लोग यात्रा निकालने गए थे उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उद्दंडता दिखाई, लेकिन उनकी उद्दंडता एक उत्सव की तरह भी थी, क्योंकि वो तीर्थाटन के लिए जा रहे थे। उस उद्दंडता के पीछे ये नहीं था कि उन पर कोई पथराव कर देगा। तो दो तरफ से गलती को ठीक से समझ लें कि इस तरफ से जो लोग तीर्थ यात्रा पर गए थे उन पर जो पथराव हुआ वह सुनियोजित ढंग से हुआ। वहां पहले पूरी तैयारी थी और सरकार का फेल्योर था इस मामले में, और सरकार ये नहीं समझ पाई कि हजारों लोग वहां जा रहे हैं, नल्लड़ के मंदिर में जा रहे हैं, और इन हजारों लोगों को सुरक्षा किस तरह दी जाएगी ये सरकार नहीं समझ पाई। पहले दिन, मैं बार बार कह रहा हूँ, 31 जुलाई को कुछ घंटे तक सरकार नहीं समझ पाई, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों तीर्थयात्रियों की जान संकट में फंस गई थी। दंगाई बिल्कुल तैयारी के साथ थे, पहाड़ी पर चढ़े हुए थे, उनके पास हथियार थे, सारी चीजें उनके पास थी। अब मैजिक सवाल और उठते हैं ना कि इनको उकसाया भी तो पहले गया था ना, लगातार जिस तरीके से मोनू मानेसर का वीडियो हो। मैं मोहनलाल को अगर उकसाता हूं तो मोहनलाल का ये मतलब नहीं है कि वो थप्पड़ मारे और पत्ती पे कर ले। मोहनलाल को करना क्या चाहिए कि वो पुलिस में मेरी शिकायत दे, तब उसका जवाब है। जिन लोगों ने पत्थर जोड़े, पत्थर फेंके, हथियार चलाए, उन लोगों का कसूर यह है कि उन्होंने कानून को हाथ में लिया। और अगर एक कल्पना करो कि 5,000, 4,000, 3,000 जो भी तीर्थयात्री वहां अगर दंगे में फंस जाते और उनके साथ कुछ हो जाता तो देश हमारा धू धू करके जल रहा होता। देश को कौन बचाता? जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, हाँ, जिस तरह मणिपुर जल रहा है इस तरह हरियाणा जलता हुआ होता, दूसरे हिस्से जलते हुए होते। मतलब इसमें सरकार का पूरी तरीके से आप फेलियर मानते हैं? नहीं 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 नहीं, पूरी तरह नहीं मानता। पहले दिन कुछ घंटे का फेल्योर मानता हूं, सरकार के इंटेलिजेंस को फेल्योर मानता हूं, या अगर इंटेलिजेंस ने इनपुट दिया और सरकार सुस्त बैठी रही तो सरकार के शीर्ष नेतृत्व को भी मैं इस मामले में दोषी मानता हूं पहले दिन। इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह का जो बयान आया सांसद महोदय का, किस तरीके से उसको देखते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई पूजा पाठ जो करने जाते हैं वो कौन हथियार लेकर के जाते हैं, तलवार लेके जाता है, उसको थोड़ा सा ये समझ लीजिए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, इन संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो लोग तीर्थ यात्रा पर गए उनमें सभी RSS से जुड़े कार्यकर्ता नहीं थे। आप स्पष्ट समझ लीजिए, उनमें सभी RSS से जुड़े कार्यकर्ता नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन उनके आह्वान पर वहां गए थे तीर्थाटन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। उनमें से अनुशासन तोड़ने वाले बहुत से चेहरे थे जिनके हाथ में हॉकी भी थी, डंडा भी था। ऐसा करके तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। राव इंद्रजीत ने गलत कहा है। राव इंद्रजीत ने यह कहा है कि इस तरफ से ऐसे नहीं जाना चाहिए था, अनुशासन में जाना चाहिए था। तीर्थ यात्रा पर जाने का एक तरीका होता है। मंदिर से भी गोलियां चलाई गई है, देखिए बकायदा वीडियो आ रहा है सामने कि मंदिर में जो भक्त गए थे वो भी बंदूक बकायदा चला रहे हैं, वहां पे गोलियां चला रहे हैं।
आप कोई ऐसा वीडियो हो तो दिखा दीजिए। मुझे नहीं लगता भक्तों ने कोई गोली चलाई है, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं जितनी बात मान रहा हूँ, लाठी की, डंडे की, हॉकी की और उकसाने वाली हरकतों की, ऐसी ऐसी बातों को मैं मान सकता हूँ। मुझे मेरी निगाह में अभी तक नहीं आई कि मंदिर की तरफ से गोली चली हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप उस बात को समझ लीजिए कि मोनू मानेसर के जो वीडियो वायरल हुए, बजरंगी के जो वीडियो वायरल हुए, वो उकसाने वाले थे। निश्चित रूप से उनकी प्रतिक्रिया हुई और मेरे पास तो ये फीडबैक भी आ रहा है कि 9 में उस दिन जो हुआ 31 जुलाई को, उसमें हिंसा करने वाले नू के स्थानीय हिंदू और मुसलमानों की बजाय नू से बाहर के हिंदू और मुसलमान ज्यादा थे। जी चलिए, आपने बात रखी है नहीं, लेकिन प्रशांत जी सुन पा रहे मेरे को? हाँ बोलिए। हम ये कहेंगे कि जैसे आपका भी एक कांग्रेस का विधायक है, जिस तरीके से उसकी भी बातें आ रही है कि वो उसने भी बयान दिए थे विधानसभा के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं असर है। तो ये किस तरीके से देखते हो आप लोग? नहीं लगता इसको शांत करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए आपको और हमको कोई पहल करनी चाहिए? देखिए मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा HR न्यूज़ का, जो उन्होंने मुझे यहाँ पर इसका चर्चा में शामिल किया। और देखिए, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं कोई कांग्रेस की या बीजेपी की, इससे हटके मैं समाज की सद्भावना की बात करूंगा। जो भी कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी कड़ी भर्त्सना की जाए उतना थोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो मोहम्मद खान जी थे, चाहे वो बिट्टू बजरंगी थे, चाहे वो अपने क्या नाम है मोनू मानेसर थे, जिन्होंने भी उकसाने वाला काम किया, वो किसी भी तरह से समाज के हित में नहीं है। मोनू अपने क्या नाम उनका मोहम्मद खान जी को अगर छोड़ दिया जाए तो मोनू मानेसर का कल एक मैं TV पर उनका वो देख रहा था, वो अपने बिट्टू बजरंगी जी का, जो अपने आप को सनातनी बता रहे थे। कल आज तक पे मैं देख रहा था उनको, उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो उस समय वो रो रहे थे कि मैं सनातनी हूँ, इसलिए मुझको जो है इस तरह से मेरे का हरेसमेंट किया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है कि हम इसको इतनी गलत, वो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे उसके अंदर, वो कि जिसको आज तक वाला जब वो बोल रहे थे तो उसको काट रहे थे, जबकि हमने वो जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है उनका, वो आपने भी सुना और हमने भी सुना, उन्होंने किस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करे। वो मैं महेश जी की बात ये कहूँगा कि ये बहुत गलत हुआ। मोहम्मद खान जी का बयान भी बहुत गलत था, उसके भी मैं कड़ी भर्त्सना करूंगा कि उनको भी उकसाने वाले, वो बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो इतने लाखों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये बिल्कुल तो आपको लगता है इस तरीके से जो उकसाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि भाईचारा खराब होता है आपस में। समाज को कोई भी व्यक्ति अगर समाज का माहौल खराब करता है, देखो, मैं बीच में एक बार टोक रहा हूँ, बीच में माफ करना प्रशांत जी, पार्टी का हो। प्रशांत जी माफ करना, मैं एक बार टोक रहा हूँ। मामन सिंह का मामला तब का है जब विधानसभा का सत्र चल रहा था। विधानसभा के सत्र में जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारा संविधान इसकी इजाजत दे रहा है। नहीं, उसकी गलती कह सकते हैं। जी जी, बार बार किसी चीज का बयानबाजी करोगे तो वो इंसान तो भर जाता है, आप किसी को हरेस करोगे बार बार। महेश जी ने बात कही कि कौन हथियार लेकर वहां पर गया। कल आज तक पर एक अशोक बाबा करके जो बजरंग दल के संयोजक है, कल उनको बिल्कुल वीडियो उनका दिखाया जा रहा था कि वो गोलियां चला रहे हैं वहां पर। कल आज तक पर उन्होंने कम से कम 1 घंटे तक वो वीडियो चला है। आज तक पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज दिखाई गई है, अशोक बाबा जो संयोजक है बजरंग दल के, वो फायरिंग कर रहे हैं वहां पर। वो अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दिक्कत। ये मैं खुद राव इंद्रजीत सिंह की बात से सहमत हूँ। राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि उकसाने की कोशिश दोनों तरफ से हुई है। अब मेरे को बताइए कि वो अगर पूजा पाठ करने के लिए वहां पर गए थे तो वहां पर बंदूक ले जाने का क्या मतलब था? वहां पर हथियार ले जाने का क्या मतलब था? जैसे कि वायरल वीडियो हो रहा है, इसमें कारों के अंदर जो है तलवार रखी हुई है, आ रही है, तो दादा ये वहां पर वो लड़ने के लिए गए थे या पूजा करने के लिए, जुलूस में शामिल होने के लिए गए थे? तो कहीं ना कहीं से ठीक है, आपने बात एक केशव जी से और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं और लगातार जो बीजेपी की पैरवी करते रहे। केशव जी, पहले तो कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा, आप इस हिंसा को किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, हरियाणा के अंदर जो हिंसा हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, सबसे पहली बात आपको बता दूं। और
इस हिंसा को हमारे बाप दादा और हमारे परदादा ने 1947 में झेला है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस चीज को झेला है। 1947 के बाद में हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हरियाणा प्रदेश में 1947 वाली घटना को दोबारा रिपीट करना, और खासकर इस भाजपा की सरकार में। आप देखिए, हिंदुवादी सरकार, मैं इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा हूं मोहनलाल जी, लेकिन जो भी ये घटना घटी है इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत बहुत, मैं कहता हूं इससे घिनौना अपराध तो हरियाणा के अंदर कोई हो ही नहीं सकता, जिसके अंदर हमारा भाईचारा खत्म हो गया। केशव जी, आपने निंदा की, बिल्कुल ठीक बात। उससे बड़ा बयान आता है मुख्यमंत्री का कि हम हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते। आपको नहीं लगता ये और भी ज्यादा यानी कि बुरी बात है कि मुख्यमंत्री कह रहा है हम किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते, और यूपी में आपकी स्टेट में एक मुख्यमंत्री है, वही भाजपा का, वो कह रहा है 25 करोड़ लोग सुरक्षित है यहाँ पर। तो ये दोनों आप ही की सरकार बीजेपी की, और बयानबाजी को किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री का ये बयान? आपको जाहिर लगता है कि हम मोहनलाल जी, मैं कोई मुख्यमंत्री का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन जो भी सरकार का मुखिया होता है, हरियाणा में 2 करोड़ 80 लाख जो जनता है, उनका जो मुखिया है वो बिल्कुल जिम्मेदारी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की बनती है। और उनका जो बयान है उन्होंने जिस रूप में भी दिया है, मैं उस बयान को देखिए, मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है मोहनलाल जी। हरियाणा की सुरक्षा कौन करेगा? हरियाणा की सुरक्षा तो आपका दायित्व बनता है ना मोहनलाल जी। मेरे घर का पुलिस या उसका ये दायित्व किस चीज का बनता है? कौन रक्षा करेगा? मुखिया ही तो करेगा ना। हम अपने परिवार की रक्षा भी तो हमारा मुखिया का फर्ज बनता है ना, हम अपने परिवार की भी करते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी फर्ज यही है कि चलो बयान उसने जिस रूप में भी दिया, मैं उसके बयान की भी निंदा करता हूँ, वो उनका नैतिक फर्ज बनता है मोहनलाल जी, मुख्यमंत्री का बिल्कुल फर्ज बनता है। नंबर 2, आप जो चर्चा चल रही है राव इंद्रजीत सिंह जी की, आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, राव इंद्रजीत सिंह भी तो दोनों हाथों में लड्डू रख के चल रहे हैं मोहनलाल जी। उसपे भी आएंगे, उनका भी बयान आया, और उसके बाद अरविंद यादव का बयान आया, उस पर भी चर्चा करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। मैं तो अभी आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि जो निंदा हुई उसको आप किस तरीके से देखें? आपने कहा कि दर्दनाक है, नहीं होनी चाहिए, मानते हैं, मुख्यमंत्री के बयान को भी आप निंदनीय मानते हैं। विनय जी हमारे साथ हैं, पूर्व पार्षद रहे। विनय जी, ये सारा जो घटनाक्रम हुआ जिसको आप देख रहे हैं, क्या लगता है कभी ऐसा उम्मीद थी कि इस तरीके के दंगे हमारे हरियाणा में भी होंगे और हमें इस तरीके का दंश झेलना पड़ेगा? मोहन जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना में, दुखद घटना में जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और जो भी घायल हुए हैं उनके लिए मेरी गहरी संवेदना है। और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अब यहाँ बड़े पत्रकार भी बैठे हैं, अलग अलग पार्टियों से लोग भी बैठे हैं, सुनियोजित घटना है। तो घटना जो होती है तो अचानक से होती है, और सुनियोजित जो होती है वो एक षड्यंत्र होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसको बिल्कुल प्रायोजित किया गया है। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तो पता है, और उनका 3 दिवसीय यहाँ कहीं जिले के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम है, वो यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, गाँव में पंचायतों के पास जाएंगे, उन्हें ये तो पता है। और फलानी संस्था के लोग, किसान संगठन के लोग, या किसी गाँव का सरपंच आपसे कोई सवाल कर सकता है, आपको काले झंडे दिखा सकता है, आपकी यात्रा का विरोध कर सकता है। उनको तो हमारी विजिलेंस सीआईडी जो हमारा सुरक्षा तंत्र है उनको नजरबंद कर देता है। तो क्या उन्हें ये नहीं पता था इतना सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद उन्हें नहीं पता था अब ये इस तरह की घटना ये हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है? आप घटना का रूप देके आप अपने सर से वो अपनी जिम्मेदारियों को उतारना चाह रहे हैं। मोनू मानेसर देख लिया, सरकार का फेलियर है 100%। तो मोनू मानेसर के नाम अपनी नाकामियों को उसके सिर बांध के और उसको अरेस्ट करा दो। अरे जब उसको अरेस्ट कराना था तो 6 महीने से राजस्थान की पुलिस उसको ढूंढ रही है, आपने सहयोग क्यों नहीं किया? वैसे क्रिमिनल को आपने क्यों हरियाणा के अंदर वो बना दे रखी है? ये 2000 चुनाव आए ना, राजस्थान वालों ने चुनाव लड़ने, वो अपने इलाके के लोगों का साथ दे रहे हैं, हरियाणा वालों ने चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो इस तरह की घटना लाके एक धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक नई वो चाह रहे हैं, अगर लोग धर्म के अंदर बह करके फिर से दोबारा से इसी सरकार को रिपीट करें। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। घटना हुई, मगर ये घटना टाइम है, बिल्कुल प्री प्लान है। अब माननीय सांसद जी ने बयान दिया, अगर उसको आप तथ्य के हिसाब से देखें तो उनका बयान बिल्कुल सही है। अब फैक्ट के हिसाब से अगर आप बात देखते हैं
तो उनका बयान बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह के जो लोग गए हैं, लेकिन विनय जी उनके बयान के बाद आज अरविंद यादव जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि ये बयान गलत है। बिल्कुल मोदी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और अगर परिस्थिति को देखते हैं, आज के समय की परिस्थिति को देखते हैं, तो उनको इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने का, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आज की परिस्थिति में जितना कम बोला जाए, जितना कम बयान दिया जाए, वो ठीक है। तो वो उसी लिहाज से कहा गया है। पर आप, मैं कह रहा हूँ, सरकार का 100% फेलियर है, क्योंकि आजादी के बाद से, हरियाणा बनने के बाद से इस तरह की पहली घटना हुई है। फेलियर किस लिहाज से? हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसी दूसरी स्टेट के अंदर अगर किसी और पार्टी की सरकार है, तो इतना हा हुल्लड़ मचाते हैं कि वहां ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब उनकी स्टेट के अंदर जब दो स्टेट के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहे हैं? क्यों दूसरे के सिर अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि एक छोटे से क्रिमिनल के पीछे अब उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली? मतलब वो इतना बड़ा हो गया और सरकार का फेलियर उसके सामने सिद्ध हो रहा है। वो आदमी तक आपको सरकार सिद्ध हो रही है। प्रोग्राम के तहत सारी कार्रवाई चल रही है और बहुत से लोग हैं जो विपक्ष के, सरकार के वोट बैंक की राजनीति के चलते मुंह नहीं खोल पा रहे। ठीक है, महेश जी सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सुन पा रहा हूँ। आज अरविंद यादव का जी बयान आया है, जी के चेयरमैन का, वो नसीहत दे रहे हैं पर्यटन निगम के चेयरमैन, पर्यटन निगम के चेयरमैन, सॉरी पर्यटन निगम के चेयरमैन है, पहले हरको बैंक के थे, टूरिज्म के। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि उनका बयान को किस तरीके से देखते हैं? अरविंद यादव का जो बयान है, सांसद को जो नसीहत दे रहे हैं वो। देखिए दोनों के बयान को राजनीतिक दृष्टिकोण से समझ लीजिए। राव इंद्रजीत ने जो बयान दिया, जैसे आप मुझे बताया जा रहा है कि एक कार में लाठी डंडा या जो भी कुछ थे, या असला था, या बंदूक की जैसे जिक्र आया, तो मैं क्या कहूंगा कि बिल्कुल गलत हुआ है। राव इंद्रजीत को बताया, राव इंद्रजीत ने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ है, दोनों तरफ से कार्रवाई हुई। अब अरविंद यादव को पता लगा, उसका संदर्भ देखिए कि 2000 गाड़ियां मान लीजिए गई थी और उसमें कोई एक असामाजिक तत्व लाठी डंडे वगैरह लेके गया, तो अरविंद यादव का तो ये मानना है कि राव इंद्रजीत को पार्टी का बचाव करना चाहिए था। राव इंद्रजीत ने अपने बयान से विपक्ष को मौका दे दिया, प्रसाद भारद्वाज की पार्टी को मौका दे दिया, कांग्रेस को मौका दे दिया। तो अरविंद यादव का तो गुस्सा ना एकदम सहज बात है। उनकी पार्टी को राव इंद्रजीत पार्टी में केंद्रीय मंत्री जैसे पद पर रह करके उनकी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं और विपक्ष के कटघरे में खड़ा करने का मौका दे रहे हैं। अरविंद यादव की तो आलोचना करना समझ में आता है, वह तो अपने मुख्यमंत्री की, अपनी पार्टी की पैरवी करेंगे ही। राव इंद्रजीत इस मामले में साफ गोई से अपनी बात कह गए। उनको बताया कि जो तीर्थयात्री थे उनमें भी लाठी डंडे और आप बंदूक का भी जिक्र अब यहाँ पर आया है, लेकर गए थे, तो निश्चित रूप से वो आलोचना करेंगे। राव इंद्रजीत ने जब गुरुग्राम में नमाज पढ़ने का विरोध किया जा रहा था, उस समय भी मेवात के पक्ष में अपना जो है दृष्टिकोण रखा था। अभी साथी ने किसने कही थी, प्रेम जो 2024 को देखते हो प्रेम झलक रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं मैं एक बात बताऊं, अभी जो दोनों हाथों में लड्डू रखने की बात कही ना, केशव चौधरी कह रहे थे कि दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं, आप ही कह रहे थे केशव जी? जी बिल्कुल हाँ, तो दोनों हाथों में लड्डू रखने का ये है कि मेवात और अहिरवाल के बीच का प्रेम है, वो राव परिवार, राव वीरेंद्र के टाइम से उसको जोड़ता आया है। 1947 का भी जिक्र करते हैं, वो बीच का भी जिक्र करते हैं, तो वो जोड़ता है उनको। कहीं ना कहीं मन में ये तो है कि कभी परिस्थितियां विपरीत हो भाजपा में तो रास्ता खुला रहे। केशव चौधरी यही कहना चाह रहे हैं और मैं इनसे सहमत हूं। लेकिन राव की ये खास बात है कि वो मौके पर अपनी बात साफ गोई से कह देते हैं। आपको लगता है वह जी, लगता है कि 2024 के लिए जो चुनाव आने वाला है, राव ने एक विकल्प भी खोल रखा है कि कुछ बदलाव भी हो सकता है? क्या देखते हैं 2024 के लिए राव इंद्रजीत से? क्या अगले दिनों में कुछ कदम? मुझे लगता नहीं कि राव इंद्रजीत भाजपा रूपी नौका को छोड़ करके कहीं छलांग लगाएंगे, मेरा ये मानना है। तो नहीं लगता इस बयान के बाद, यानी कि भाजपा में जिस तरीके से भाजपा नेताओं का बयान आ रहा आपस के अंदर ही, वो आरती राव का पीछे उनकी बेटी का एक बयान आ गया था, वो मैनेज हुआ, वो अंदर खाने मैनेज कैसे हुआ पता नहीं मेरे को। इसी तरह राव इंद्रजीत का जो बयान है इस पार्टी लाइन से हटकर है, वो पच नहीं रहा भाजपाइयों को। लेकिन भाजपा को उनका एक बार विलेज से ले लेते, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ते हैं, राजनीति के अंदर बड़े इलाकों से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है राजनीति लोग ज्यादा बताएंगे। मोहन जी, राव हमारे माननीय सांसद जी को, राव जी को ये बखूबी पता है कि दक्षिणी हरियाणा के लोग की मजबूरी है कि उनको वोट देंगे, कहाँ जाएंगे।
वो नहीं चाहते थे। आज मेवात से जो उनका वोट परसेंटेज कम होता जा रहा है, लगातार कम वोट परसेंटेज होता जा रहा है, उसमें और गिरावट आए और वहां से ऐसा ना हो आने वाले चुनाव के अंदर उनको वहां से वोट और कम। नहीं, मेरा एक और सवाल है, मेरा सवाल बीच में, अरविंद जी का जो बयान है, क्या लगता है 2019 में जो टिकट कटिंग वो कहीं ना कहीं बात पे आ रहा हूँ। अरविंद जी और राव जी राजनीतिक रूप से दोनों विरोधी हैं दोनों। अब अरविंद जी को पार्टी लाइन के हिसाब से चलना है, राव अपनी एक रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं। वो अपनी रणनीति अलग तरह से चलाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, चाहे वो पहले कांग्रेस में थे, चाहे भाजपा के अंदर है। ये कोई गारंटी नहीं है। अगर राव की टिकट भाजपा काट देती है, आज वो घोषणा कर दो हम राव इंद्रित को टिकट नहीं देंगे, मैं 100% दावे से कह सकता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रुकेंगे। पर मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिसको चुनाव मैदान में उतार सके। नहीं, ये बयान आने का मतलब, आज जो बयान आया, मैं इस बयान का मतलब, फिर 2019 में टिकट कटी, आपने कार्यालय पे बुला करके राव इंद्रजीत सिंह के साथ क्या किया, उसके बावजूद यानी कि कैंडिडेट वहां से नहीं जीत पाया, तो क्या लगता है राव अपना दबदबा रख रहे हैं या अरविंद यादव अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि पार्टी में मेरा ज्यादा कद बढ़ा है? देखो जी, पार्टी लेवल की बात करें तो अरविंद यादव जी का कद पार्टी के अंदर कोई कम नहीं है। अगर उनका पद कम होता तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद उनको लगातार चेयरमैन पार्टी के अंदर नहीं बनाया जाता। ये बात सिद्ध कर देती है उनका कहीं भी पार्टी कैडर में, पार्टी लेवल पर कद कोई कम नहीं है। तो चेयरमैन का जो लॉलीपॉप है पार्टी के अंदर एक राजनीतिक लड़ाई होती है, जो राजनेता होते हैं उनको दो लड़ाइयां पैरेलल लड़नी पड़ती है, एक तो अपने विपक्षियों के साथ और एक वो जिस पार्टी के अंदर है उसी पार्टी के अंदर जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी विपक्षी है उनके साथ भी लड़ाई उनको पैरेलल लड़नी पड़ती है। केशव जी मुस्कुरा रहे हैं, पहले केशव जी आप ही के पास आता हूँ। केशव जी किस तरीके से देखते हैं आप? तो राव इंद्रजीत सिंह के बयान को देख रहे हैं और अभी जो अरविंद यादव जी के बयान को देख रहे हैं, क्या लगता है 2019 की टीस है ये वाकई पार्टी लाइन पे? मोहनलाल जी, मैं आपको क्लियर आपके चैनल पे आपको शब्दों में बता दूं, अरविंद यादव जी में भाजपा तन में, उनके पूरे मन में, तन मन में उनके भाजपा समाई है। और राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अब तक अपनाया नहीं है। आपको बताया अरे राव इंद्रजीत सिंह के कार्यालय में देखिए मोहनलाल सुन लीजिए, आप उनके कार्यालय में जाकर देख लीजिए, किसी भी शीर्ष नेता का आपको फोटो नहीं मिलेगा। और सीएम का, हरियाणा का सीएम का दौरा रेवाड़ी में, आपने सबको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है मोहनलाल जी। किसी भी इंद्रजीत के शख्स ने जो भी उनके साथ रहता है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन लड़ा, किसी ने भी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, किसी ने उसके बैलकॉनी में कोई बैनर नहीं लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी को कब हाय हेलो बाय कर देंगे राव इंद्रजीत सिंह जी, लेकिन अभी उनकी मजबूरी है। ये भी आप चांस बता दो राव के बिना नैया भी तो पार नहीं हो रही ना। अगर राव आज चले मोहनलाल जी ये बात आप ना कहिए। नहीं, मैं मोहनलाल जी बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये सब चीजें कहने की होती है, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि राव इंद्र सिंह को रेवाड़ी से, विधानसभा से, उनको तो सीएम देखने। अब ये तो बयान था उनका जो सरकार के बारे में बोल रहे हैं, हमारे वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सीएम का दर्द है, मनोहर लाल खट्टर का उनको दर्द है। उनको दर्द किसी चीज का थोड़ी ना है, उनको दर्द यही दिमाग के अंदर है कि किस तरह सीएम हट जाए, कोई अपॉर्चुनिटी हो जाए। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बनाऊंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोई सीएम बनाती है। राव इंद्रजीत सिंह के अंदर को ऐसी भाजपा में उनको समाया नहीं है मोहनलाल जी। और रेवाड़ी से लड़े इलेक्शन, रेवाड़ी की जनता उनको बता देगी। मोहनलाल जी किसी पार्टी से निकल जाए, कम करने की कोशिश की जाती है। और ये जैसे केशव जी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं, भाई राव के बिना आप लोग है भी नहीं। बताइए दक्षिण हरियाणा में कब आए? राव के बिना आ सकते हैं? नहीं, मैं पार्टी का कह दे तो क्या है भाजपा के पास? मैं इसका राव के बिना, जब हम राव इंद्रजीत की बात करते हैं, पार्टियां बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत मजबूत चीज होती है। पार्टियां जब राव का विकल्प तलाश करना शुरू करेगी तो उनके पास विकल्प बहुत सारे हैं, ढेरों विकल्प है, उनके पास विकल्प की कमी नहीं रहती। लेकिन भूपेंद्र यादव को किया नहीं, आप जब एग्जाम्पल देखेंगे, जब पार्टियों की लहर होती है, 2014 में जब चुनाव हुआ तो राव इंद्रजीत खूब ताकतवर नेता है यहाँ के, लेकिन उनको भाजपा के टिकट के सहारे की जरूरत थी। राव इंद्रजीत 1+1 2 हैं,
जैसे ही टिकट आती है लहर वाली पार्टी की तो 1+1 11 हो जाते हैं। आप उस गणित को समझिए, उनको 1+1 में रिस्क नजर आता है, 1+1 में 11 बनने में उनको फायदा नजर आता है। लेकिन ये फायदा दो तरफा भी है, दूसरी पार्टियां भी उनके जनाधार का फायदा उठाती है। जब उनको लगेगा कि राव इंद्रजीत का जनाधार गिर रहा है, इनके बिना काम चल सकता है, तो उनको इसलिए दूसरी पार्टी उनको इसलिए पार्टी दूर कर सकती है क्योंकि वो घी खिचड़ी नहीं बन पाए अभी तक। जैसा ये आप बता रहे थे ना कि उनके दफ्तर में पोस्टर वो वगैरह नहीं लगेगा, पर मुझे लग रहा है कुछ समय से बदलाव है, कुछ समय से बदलाव है। मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगे हैं, जो राव की फितरत में नहीं था किसी की तारीफ करना। आजकल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ मुझे लगता है अंदर खाने बर्फ पिघली है। आम जनता को मतलब यानी कि ये मान के चल रहा है 2024 तक राव कहीं नहीं जाएंगे। और मुझे नहीं लगता जाएंगे। जो अच्छा, राव की अगर चली 2024 में टिकट वितरण में, तो आपको लगता है कि अरविंद को टिकट लेने देंगे या किसी भाजपा को देंगे टिकट मिलने की उम्मीद रखते हैं? अभी एक बार क्लियर समझ ले, अरविंद यादव बिल्कुल पैरेलल अलग पटरी पर हैं। वो भाजपाई हैं पूर्ण रूप से, जो कहते हैं ना, अभी जिस भाजपा की व्याख्या कर रही थी वो उनको पार्टी अलग नहीं कर सकती, उनकी ताकत बरकरार रहेगी, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो है तो राव को इग्नोर कर सकती है नहीं, राव को साथ रखने का प्रयास होगा, लेकिन जब दोनों हाथों के लड्डू में से एक को चुनने की नौबत आई तो फिर अरविंद यादव को चुना जाएगा। जो बिल्कुल महेश जी, बिल्कुल मोहनलाल जी, मैं महेश जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। मैं कहता हूं आज की तारीख में अगर भाजपा को चुनने की कई बारी आई तो भाजपा अरविंद यादव जी को ही पहले प्रायोरिटी देगी, मोहनलाल जी, ना कि राव साहब को। एक बात केशव जी, एक बात समझ लें, भाजपा को जब लगेगा कि राव की जरूरत है जी, तो अरविंद यादव खुद पार्टी को कहेंगे कि रखो, राव हमारे काम का है, क्योंकि वो पार्टी की चिंता करने वाले व्यक्ति है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, वो पार्टी की चिंता करेंगे। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार जी, विनय से बात कर विनय जी। महेश जी और केशव जी की बात से सहमत हूँ। ये भाजपा की फितरत में शामिल है। जब जब इनको जिससे फायदा हुआ, इन्होंने फायदा निकाला है, उसको गुठली को, आम को चूस के गुठली को फेंक दिया है। हाँ, तो जो ये फैसला लेते हैं, जो इस तरह का फैसला लेते हैं, उस फैसले में कैडर बेस के और अदर स्टेट में आप देखेंगे जो भी सहयोगी दल भाजपा के साथ बंदे टाइम में पुराने समय में रहे थे, जब भाजपा की सरकारें नहीं आई थी, जब भाजपा वहां एस्टेब्लिश हो गई, सबसे पहले दसने का काम इन्होंने अपने सहयोगी लोगों का ही किया है। तो ये इनकी फितरत में ये कोई नई बात नहीं है। अगर राव को कब अलग कर दे, कब अरविंद जी को एक बार उनकी राव भी समझ रहे हैं करके अपनी मजबूरी के लिए राव को दोबारा से फायदा दे, तो ये इनकी फितरत में इस बात को राव भी इस बात को जानते हैं। राव भी इस बात को जानते हैं। बड़ा सवाल मोदी एक और है, सोशल, हर जगह ये बयान दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालेगा इसलिए दंगा हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 8-9 साल से भाजपा की केंद्र में सरकार है। आप कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट उठा के देख लीजिए, भाजपा आईटी सेल हो या अन्य इनके जो अवांछित जो इनके सहयोगी जो सेल्स चल रहे हैं, वह लगातार भड़काऊ पोस्ट से चल रही है। आज तक किस पर इन्होंने कार्रवाई करी है? ये उसको कंट्रोल में क्यों नहीं रखते हैं? ये विनय जी, ये कांग्रेस, ये इनेलो और ये दूसरे सभी हरियाणा में सक्रिय दलों की कमजोरी है। भाजपा रोजाना फील्ड में उतर करके मेहनत करती है और आप लोगों से प्रशांत जी ना संगठन बन पाता है। आप इनेलो की अब पदयात्रा, परिवर्तन पदयात्रा तो शुरू की है, लेकिन हरियाणा के आम जनमानस से जुड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ ने जो घर घर में नहीं राहुल में जुड़ रहे हैं भाई, साइकिल पदयात्रा निकल रही है, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रहा है। नहीं, आप यहाँ प्रादेशिक नेतृत्व, मोहनलाल, यहाँ प्रादेशिक नेतृत्व और रेवाड़ी की और हरियाणा की बात चल रही है। हम राहुल गांधी पे बात करेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा दूसरी कर रही है। उनकी मेहनत रंग भी लाई है, लेकिन अगर रूट लेवल पर, आपके पास बूथ लेवल पर टीम नहीं है तो बिना फौज आपका सेनापति क्या करेगा? फौज की जरूरत है, फौज नहीं है अभी पूरी तरह तैयार। मोहनलाल जी, हमको मुंह पे चर्चा, मोहनलाल जी, हमें मुंह पे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, हमें मुंह पे थोड़ी असली बात नूह की है। आज मेवात में क्या हो रहा है?
अरे मोहनलाल जी आपसे यही कह रहे थे कि यहाँ जो चर्चा चल रही है। एक मिनट रुकिए केसर जी, एक मिनट रुकिए। देखिए आज हमारे साथ पहली बार वरिष्ठ पत्रकार रेवाड़ी के जुड़े महेश भाई जी, इसलिए कई सारी चर्चा, क्योंकि समय नहीं दे पाते थे। पहले कहते थे मेरी कुछ बंदिशें हैं, मैं जागरण में हूँ, बिलावटी वहां पे रहे हैं, लेकिन अभी फ्री है। अब इनसे रोज चर्चा भी होगी और हम इनको जोड़ेंगे बाकायदा, क्योंकि इनका तजुर्बा भी। मैं महेश जी सीधा जा रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कल जो राहुल गांधी को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर क्या प्रतिक्रिया? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला तो अभी बाकी है, लेकिन फौरी तौर पर ये राहुल के लिए बहुत बड़ा राहत देने वाला फैसला है। राहुल गांधी की जो दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा होगी, वो अब इस फैसले से और अधिक प्रभावशाली होगी। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जो पहले वाली, उससे ज्यादा प्रभावशाली दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होगी। वैसे मैं तो भाजपा के मित्रों को 27 मार्च को एक सलाह दी थी कि भाजपाई मित्रों, राहुल गांधी की सदस्यता अगर कानून की वजह से रद्द हो गई है तो आप ऐसा कानून बनाइए जिससे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाए। वही असली लोकतंत्र है। भाजपा वाले नहीं मानते, तानाशाही दिखाई। ये कोर्ट के फैसले से नहीं गई सदस्यता, ये भाजपा की मिलीभगत से भी गई। महेश जी, लोगों की घटना पे अब जो बुलडोजर चल रहा है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? उसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि बरसात में किसी के घर जैसे उजाड़े नहीं थे रेवाड़ी में, मैं अतिक्रमण के खिलाफ हूं एकदम। लेकिन ये अतिक्रमण आपको आज ही याद आया, आप 1 महीना पहले भी हटा लेते, 1 महीना बाद भी हटा लेते, उनको मौका दे देते। रोहिंग्या है तो उनको आइडेंटिफाई करते, अपनी पॉलिसी बताते कि रोहिंग्या को यहां बसाना जाए या उनके देश में भेजा जाएगा। आप सबको जो है रोहिंग्या बता करके घर तोड़ देते हो, ये न्यायकारी नहीं है, ये न्याय के शासन की व्यवस्था नहीं है। तोड़ना चाहिए, लेकिन तत्काल यह बताकर नहीं तोड़ना चाहिए कि खून का बदला खून, यानी तुमने हिंसा की तो तुम्हारे घर तोड़े जा रहे हैं। ये बताना लोकतंत्र नहीं है। आप इसको लंबे समय के लिए कैसे देखते हैं? भाई आप किसी को बर्बाद कर देंगे पूरी तरीके से, या वो लगता है कि भविष्य में दोबारा दंगे नहीं करेगा, फिर पत्थरबाजी नहीं करेगा? देखो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा करने के लिए। मेरा क्या तोड़ूंगा? देखो, मैं वाद विहीन समाज का पक्षधर रहा हूं, लेकिन मानवतावाद पर हम चर्चा कर लेते हैं। कोई भी आदमी जिसके पास आज किसी के घर को गिरा दिया या झुग्गी को गिरा दिया, उसके पास छत नहीं है, वो अपराधी भी है। सबसे पहले उसको छत दीजिए, फिर उसकी बात सुन लीजिए, फिर अदालत से उसको सजा दिलवाइए और जो अदालत कहे वो फैसला लागू कीजिए। ये कानून के राज का सिद्धांत है। आपको लगता है कि अब जो ये हो रहा है बुलडोजर दंगों के बाद, या इसका कोई और तरीके से हल हो सकता था कि आप गिरफ्तार कीजिए, कार्रवाई कीजिए, या बुलडोजर एक हल है किसी के भी मकान पे? मोहनलाल जी, आप मेरी बात को थोड़ा समझिए। हम लोग, महेश भाई जी मेरे बड़े भाई हैं, प्रशांत जी भाई हैं, हम रेवाड़ी में बचपन हमारा यही बोले, यही हम लोग पैदा हुए थे। आज भी हम लोगों से यही कहते हैं, अगर कोई नूह से अगर कोई रात को किसी ने मेवात से आना होता है तो हम कहते हैं भैया वाया फरीदाबाद या गुड़वा होके आप आ जाना, नूह के रास्ते से मत आना। देखिए आप, ये जो कार्रवाई हो रही है ना मोहनलाल जी, आज भी मैं इसको बात को कहने को दो राय नहीं समझता। उसको मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है मोहनलाल जी। और मैं कहता हूँ ये जो कार्रवाई हम करी है ना, नहीं उनकी बात हो रही है। सुनिए मोहनलाल जी, सुनिए, झुग्गी झोपड़ियां तो महेश बैग जी ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज सवेरे से जो कार्रवाई चल रही है वहां पर उन लोगों की तोड़ी जा रहे हैं मकान, चाहे उसके अंदर कोई हो, उसके अंदर ये नहीं देखा जा रहा जिसने भी उस षड्यंत्र में शामिल था उन सबके मकान तोड़े जा रहे हैं। समय का अभाव है वैद्य जी, मेरे पास समय का अभाव है थोड़ा सा। लेकिन मैं एक बार प्रशांत जी के पास एक बार आ रहा हूँ। एनएसए लगाना चाहिए, एनएसए लगा के उनको जेल में भेजे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के उनको जेल में भेजे, चाहे वो उपद्रवी किसी भी समाज से हो। ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है विनय जी। प्रशांत जी शायद मेरे ख्याल से हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहा हो। नहीं आ रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरे पास। अरे वाह, आवाज आ रही है। क्या कहोगे अब जो ये कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की कार्रवाई, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? और एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि भाई हरियाणा में भी योगी, क्या योगी सब जगह आ जाएंगे? फिर योगी को मेवात में उतार दिया जाए ना, एक बारी भेज दिया जाए वहां पे? क्या लगता है आपको? जिसने कसूर किया है, जो षड्यंत्रकारी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार अगर यही चाहती है कि हमने षड्यंत्रकारी यही है उसकी पहचान कर ली है, उनके ऊपर बुलडोजर चला दे, तो कोर्ट को बंद कर दो। कानून की जरूरत क्या है? पुलिस की जरूरत क्या है? ताले लगा दो कोर्ट के ऊपर।
आप ही कोर्ट है, आप ही सरकार है, सारे काम अगर आपने ही करने हैं तो इसको क्या जरूरत है हमारे, बताइए कोर्ट की? क्यों? प्रशांत जी, हाँ जी, जो अतिक्रमण है, जो ग्रीन बेल्ट पे है, सरकारी जमीन पे है, मैं उसको आपकी कोर्ट बात की से- जरूरत नहीं होती उस मामले में। नहीं। लेकिन समय का मैं महत्व आपसे समझना चाहिए। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ये षड्यंत्रकारी है, इनका इरादा देखिए, इस समय ये चलिए, समय चलिए, इस भावना से गलती- काम- नहीं, ये अपनी कांग्रेस भावना से काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अगर मेवातियों को पढ़ाती, कांग्रेस अगर मेवातियों को शिक्षित करती, कांग्रेस अगर मेवातियों को रोजगार देती, तो ये दिन मेवात में अपराध नहीं पनपता। ये आप मान लीजिए। आप देखिए, आप देखो, इस समय भाई जी देखो, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन आप जो इस समय जो बात कर रहे हैं, मेवात का शिक्षा स्तर, मेवात की साक्षरता दर, मेवात के नारी सशक्तिकरण के पहलू सब इतने नीचे हैं। देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित हुआ पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में। नीति आयोग द्वारा ये घोषित हुआ कि 9 जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला है। नहीं, वो आपकी बात मैं मानता हूँ, मैंने भी पढ़ा, ये सबसे पिछड़ा जिला है। लेकिन बात ये हो रही है इस समय कि ये मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि बुलडोजर जो चलाया जा रहा है उसके विषय में, ना कि कम पढ़ा लिखा है या क्या है, इसकी बात नहीं हो रही है। एक बार विनय जी को सुनो क्या कह रहे हैं। हाँ विनय जी। बुलडोजर चलाना बिल्कुल चलना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कोई अतिक्रमणकारी अतिक्रमण हटाना चाहिए। तो उसका एक समय, एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए चलाइए। सरकार पिक एंड चूज की नीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही विनय जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये वक्त, ये सोच गलत है। दिमाग को मैं भी ये अतिक्रमण की आड़ ली जा रही है एक तरह से। मुझे बताइए ना, रेवाड़ी में कितने झुग्गियां पड़ी हुई, हटाया आपने? लेकिन भारत के लिए लोग कितने सालों से यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत का अतिक्रमण नहीं हट पाया। दूसरी बात, अभी कही आप, मेवात जिला बिल्कुल पिछड़े जिलों में आया है। अरे पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उससे पहले अन्य दलों की सरकार रही है। किसी भी दल ने क्या किया है मुझे वो बताए ना। बीजेपी या कांग्रेस, वो भी गलत होगा। ठीक है, मेरा जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर तत्कालीन कोई रिपोर्ट आती है तो तत्कालीन सरकार की जिम्मेदारी बनती है और वो उसमें सुधार करे। अगर वो अपनी कमियों को भी उजागर ना कर पाए और दूसरे दल पे आरोप लगाती रहे, अब उन्होंने कुछ नहीं किया तो इसलिए हम भी कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ एजुकेशन एक रास्ता है, एजुकेशन। ये महेश जी, एक आखिरी सवाल है आप ही से। महेश जी, एक मिनट, प्रशांत जी रुकिए एक मिनट। महेश जी, मेरा आखिरी सवाल आप ही से है। जिस तरीके से जो 31 तारीख को यात्रा गई और हिंदू संगठनों की गई और एक लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चल रही है, तमाम संगठन, बजरंग दल, गोरक्षक दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जो जितने भी लोग सड़कों पे उतरते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्या इन संगठन के लोगों ने कभी बिजली, पानी, सड़क के लिए बात की? आपको लगता है कि इन लोगों को ये भी करना चाहिए? जो रेवाड़ी के संगठन है या आसपास के संगठन है, क्या प्रदेश की दुर्दशा है या शिक्षा के लिए कभी इन्होंने बात की? स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, IIT खुलने चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? या स्वास्थ्य के लिए कुछ कभी इन्होंने नारेबाजी की हो? देखो, मैं तो कई बार कह चुका, ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ये देश को बचाने की बजाय देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश की जो सद्भाव की जो वो हमारी भावना है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं कभी वो नहीं, और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी जी ने रेवाड़ी रैली में कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों को अंधश्रद्धा से लड़ने की जरूरत है, लेकिन अंधश्रद्धा बढ़ती जा रही है, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपने जो शुरुआत में मेवात की हिंसा की बात कही, पहले दिन कुछ घंटों तक मेरी धारणा ऐसी थी कि दंगा करने में थोड़ा बहुत ये भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन जब मैंने वीडियो देखे, कुछ महिलाएं और बच्चे गए थे तीर्थ यात्रा में। अगर इनकी मनसा विश्व हिंदू परिषद या इनके कार्यकर्ताओं की दंगों की होती तो हजारों की संख्या में महिलाएं और छोटे बच्चों को लेकर नहीं जाते। मंदिर परिसर में जब वो फंसे हुए थे, सुनो मेरी बात पूरी करो। सवाल तो यही उठा रहा हूं मैं, ये हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस यात्रा के लिए, ब्रजमंडल यात्रा के लिए, यही लोग कभी सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? रेवाड़ी की सड़कों की हालत देखिए आप। मैं यही तो सवाल आपसे कर रहा हूँ, ये इनके लिए क्यों नहीं जागते? सड़कों पे कहते हैं कि भाई कैटल फ्री कर दिया रेवाड़ी को। आपको लगता है रेवाड़ी कैटल फ्री है? जी कैटल कहाँ है? नहीं, ये भाजपा की सबसे अच्छी ब्रांडिंग ये है कि ये असत्य को सत्य घोषित कर देते हैं और उस पे जिद कर लेते हैं कि हमने कैटल फ्री कर दिया। सड़कों का हाल सबको पता है।
इस मामले में सुनो मैं जो बता रहा हूँ, पुराने प्रोजेक्ट्स, पुराने रोड, उन पर भाजपा ध्यान नहीं दे रही। नई सड़कें भाजपा बना रही है, नए प्रोजेक्ट भाजपा ला रही है, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे रही। रेवाड़ी को जितनी बदहाली में छोड़ा गया है, वो कांग्रेस से भी बदतर स्थिति में रेवाड़ी शहर, कांग्रेस स्थिति में बदतर शहर है। विनय जी, अब एक बार मैं आपका कहूँ तो चाहूंगा बस तुरंत करेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया। सबसे पहले तो मैं जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, तो उन्होंने मैक्सिमम बातें जो की है वो स्पष्टता से की है। मैं उम्मीद करूंगा आगे भी कि वो किसी की सरकार हो, किसी भी की गलतियां रही उनको उजागर करे, लोगों को जागरूक करे, ताकि ये ना हो अब किसी के दबाव में आकर एक सरकार का पक्ष रखते रहे और लोगों को उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अब मैं इसी बात के ऊपर मैं आ रहा हूँ। अब रेवाड़ी की व्यवस्था की बात फिलहाल नहीं हो रही। रेवाड़ी तो इतने पिछले पड़ में चला गया, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और उसके अंदर सभी जिम्मेदार हैं। पिछली सरकारें जिम्मेदार रही और अब की सरकारें जिम्मेदार है। और आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, ये देश हित के लिए अन्य जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे उनके लिए कभी आंदोलन नहीं करते, उनके लिए कभी सड़कों पर नहीं आते हैं, उनके लिए कोई योगदान नहीं करते हैं। केवल एक धर्म के मामले के अंदर इनका माइंड को इतना माइंड वॉश कर दिया गया है। चिकित्सा का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, लोगों के ये अन्य जो सामाजिक सरोकार के क्षेत्र है, उनसे इनका सरोकार ही नहीं रहता है। जिस दिन खाली धर्म पे चर्चा हो, जिस दिन खाली धर्म पे चर्चा हो, उस दिन हम जुड़ेंगे सब, ठीक है। जो मैं आपको बताऊं, जो और अन्य मुद्दों में उलझे रहे, ताकि सरकार की नाकामियों को ना देख पाए। सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी वो बिल्कुल दूर चले गए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। सरकार कहती कुछ है, बिल्कुल उससे विपरीत उलट सारे काम इन्होंने किए हैं। यहाँ पे से सवाल और कर लेता हूँ, आपको लगता है कल आवाज कट रही है, दोबारा बोलिए, मैं नहीं सुन पाया। हाँ बोलिए। क्या आपको लगता है कि पिछले दिनों जैसे जो बयान आ रहे हैं लगातार कि बोलो कुछ, करो कुछ, दुनिया को दिखाओ कुछ और सुन हो कुछ, यानी कि लगता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, कहना कुछ है करना कुछ है? मेरी एक भाषा की सीमाएं हैं। ये आपकी बात सही है कि भाजपा में एक पक्ष ऐसा है जो नाथूराम गोडसे को सोशल मीडिया पे आदर देता है, एक पक्ष ऐसा है जो गांधी को आदर देता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांधी की मान्यता है, इसलिए भाजपा के बड़े नेताओं को मजबूरी में महात्मा गांधी की जय बोलनी पड़ती है, लेकिन निचले स्तर पर गोडसे की जो नीति है, सिद्धांत है, उसको भाजपा के बहुत सारे लोग आज भी सही ठहराते हैं। चलिए ठीक है, सबने बात रखी पैनल में, क्योंकि समय का अभाव है। आप सब जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे